आज हम एक ऐसे जबरदस्त विचार की कहानी में उतरेंगे जिसने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और 20वीं सदी का नक्शा ही बदल डाला। जी हाँ, ये कहानी है समाजवाद और रूसी क्रांति की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक विचार, सिर्फ एक आइडिया में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को जड़ से उखाड़ फेंके। चलिए, इस पूरी उथल-पुथल की कहानी को शुरू से समझते हैं। सोचिए, साल था 1914। ज़ार निकोलस द्वितीय का रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप तक फैला था। एक विशाल, निरंकुश, ताकतवर हुकूमत। लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा था, और महज 3 साल के अंदर ये पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। तो ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन आइडियाज़ को समझना होगा जो ज़मीन को तैयार कर रहे थे। इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के यूरोप में, जहां नए और क्रांतिकारी विचार हवा में थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में विचारों का एक अखाड़ा सा बन गया था। एक तरफ थे उदारवादी, जो चाहते तो थे चुनी हुई सरकार, लेकिन सबको वोट देने के हक में नहीं थे। दूसरी तरफ थे रूढ़िवादी, जो कहते थे भाई बदलाव धीरे धीरे हो, अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर। और फिर थे रेडिकल्स, ये लोग बहुमत की सरकार चाहते थे और जमींदारों, उद्योगपतियों के सारे स्पेशल अधिकारों के सख्त खिलाफ थे। लेकिन इन सब के बीच एक और विचार था जो सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, विस्फोटक था, और वो था समाजवाद। समाजवादियों का मानना था कि सारी समस्याओं की जड़ है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका कहना था कि सोचो, अगर कारखाने और जमीनें किसी एक इंसान की न होकर पूरे समाज की हों, तो फिर फैसले भी सबके भले के लिए लिए जाएंगे, है ना? और इसी विचार को एक कदम और आगे ले गए कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो इंडस्ट्रियल समाज है ना, ये असल में 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ फैक्ट्री के मालिक यानी पूंजीपति, और दूसरी तरफ मजदूर, और इन दोनों के बीच एक जंग चल रही है। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक वो इस पूरे सिस्टम को, इस पूंजीवाद को उखाड़कर फेंक ना दें और एक ऐसा कम्युनिस्ट समाज बनाएं जहां हर चीज पर पूरे समाज का हक हो। तो ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैल तो रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि आग रूस में ही क्यों लगी? चलिए देखते हैं कि रूस में ऐसा क्या खास था। 85%। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की 85% आबादी किसान थी। अब जरा इस नंबर का मतलब समझिए। इसका मतलब था कि देश की पूरी ताकत और दौलत जमीन से बंधी थी, और करोड़ों लोगों की तकदीर मुट्ठी भर अमीर जमींदारों के हाथ में थी। किसानों के अलावा शहरों में भी एक वर्ग था, छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ मजदूर वर्ग, और उनकी हालत पूछिए मत। काम के घंटे बहुत ज्यादा, पगार बहुत कम, और रहने के लिए भीड़ से भरी डॉर्मेट्रीज। गुस्सा यहां भी उबल रहा था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? एक तरफ था ज़ार, जिसके पास सारी पावर थी। दूसरी तरफ करोड़ों किसान जो जमीन के लिए तरस रहे थे। शहरों में गुस्से से घरे मजदूर, और इन सब के ऊपर 1905 की एक नाकाम क्रांति की यादें भी ताज़ा थीं, जिसे लोग ड्रेस रिहर्सल कहते थे। माहौल बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी थी पहला विश्व युद्ध। 70 लाख। 1917 आते आते रूस के 70 लाख से ज्यादा सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके थे या घायल थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक तबाही थी। इस भयानक कीमत ने सेना का हौसला तोड़ दिया था, और लोगों का ज़ार पर से भरोसा वो पूरी तरह उठ चुका था। और जंग का असर सिर्फ सरहद पर नहीं था, देश के अंदर भी सब कुछ तबाह हो रहा था। सप्लाई लाइनें टूट चुकी थीं, फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, और शहरों में रोटी के लिए दंगे होना आम बात हो गई थी। हर तरफ अफरा तफरी और भुखमरी थी। और फिर आया फरवरी 1917, और सारा गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। कमाल की बात यह थी कि इस क्रांति का कोई एक लीडर नहीं था, ये बस हो गई। इसकी शुरुआत हुई औरतों के एक हड़ताल से, जो बस रोटी मांग रही थीं। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि सेना ने भी बगावत कर दी, और बस 300 साल पुराना रोमानोव खानदान खत्म। ज़ार तो चला गया, लेकिन सवाल ये था कि अब कौन आएगा? एक पावर वैक्यूम बन गया था, और इसी खालीपन को भरने के लिए एक शख्स सामने आने वाला था, एक पक्का इरादों वाला क्रांतिकारी, व्लादिमीर लेनिन।
लेनिन जब अपने देश वापस लौटे तो उनके पास एक बिल्कुल साफ प्लान था। उन्होंने 3 सीधी सीधी मांगें रखीं। जंग तुरंत खत्म करो, सारी जमीन किसानों को दो और सभी बैंकों को सरकार के कंट्रोल में लाओ। इन 3 मांगों को एक बहुत ही आसान और जोरदार नारे में बदल दिया गया, शांति, जमीन और रोटी। और ये नारा सैनिकों, किसानों और मजदूरों सबके दिल में उतर गया। लेनिन की पार्टी बोल्शेविकों का असर तेजी से बढ़ रहा था। जुलाई में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किए, लेकिन जो नई सरकार बनी थी उसने उन्हें बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। कई बोल्शेविक नेताओं को तो छिपना पड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये क्रांति यहीं थम जाएगी। लेकिन लेनिन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पार्टी को हथियार बंद होकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार किया और 24 अक्टूबर को एक्शन शुरू हो गया। ये फरवरी की क्रांति जैसा नहीं था जो अपने आप भड़क उठी थी। नहीं, ये एक तेज, सोचा समझा और पूरी तरह से प्लान किया हुआ तख्तापलट था। सिर्फ एक रात में रूस की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। सत्ता हाथ में आते ही बोल्शेविकों ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उनका मकसद साफ था, दुनिया का पहला समाजवादी देश बनाना, और इसके लिए उन्होंने बहुत तेजी से बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे पहला काम, उन्होंने अपना समाजवादी एजेंडा लागू करना शुरू किया। नवंबर 1917 तक देश के सारे बड़े उद्योग और बैंक सब सरकार के कब्जे में थे। मतलब एक झटके में देश की पूरी आर्थिक ताकत कुछ लोगों के हाथ से निकलकर सरकार के कंट्रोल में आ गई। फिर बारी आई जमीन की। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जमीन अब किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है, और किसानों से कहा गया कि वो जाकर अमीरों की जमीनों पर कब्जा कर लें। ये उनका जमीन का वादा पूरा करने का तरीका था, और इसने सदियों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया और खुद को देश की अकेली कानूनी पार्टी घोषित कर दिया। बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया गया, और जो भी आवाज उठाता था उसे दबाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई, चेका। तो आखिर में ये क्रांति अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। इसने एक साम्राज्य को तो उखाड़ फेंका और एक नए समाज का सपना दिखाया। लेकिन क्या ये वाकई में एक मजदूरों का स्वर्ग बना, या फिर एक नई तरह की तानाशाही? यही वो सवाल है जिसने पूरी 20वीं सदी को अपनी चपेट में रखा और जिसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है।